हरियाणा में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। बस तारीख और इंतजार है 5 अक्टूबर का। क्या होगा 5 अक्टूबर को, किसका पालड़ा भारी होगा, कौन हरियाणा प्रदेश में ये जो सरताज है उसके सिर पर सजेगा, तमाम चीजें चल रही है। लेकिन जब बात बहुजन समाज पार्टी की आती है, इन लोग की आती है, तो काफी कुछ चीजें बदल जाती है। क्योंकि बात अगर बीजेपी और कांग्रेस की जाए तो इन तमाम पार्टियों को मनुवादी जातिवादी पार्टियों के तौर पर देखा जाता है, पूंजीपति पार्टियों के माध्यम से देखा जाता है। लेकिन बसपा ये कहती है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के पैसों के बदौलत, अपने कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई के बदौलत ही चलते हैं। इसके पहले आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का एक बड़ा मसला आया, जहां पर बसपा को शून्य, मतलब कि इलेक्टोरल बॉन्ड से एक भी रुपया तक इस तमाम देश के धन्नासेठों पूंजीपतियों के माध्यम से नहीं दिया जाता। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बसपा अपने आप को कैडराइज पार्टी मानती है, कैडर वाली पार्टी मानती है। बाकी भी और दूसरी अन्य पार्टी है, वो भी कैडर वाली पार्टी है। लेकिन बसपा का काम करने का तौर तरीका काफी ज्यादा अलग है। मेरे साथ जो इस विचारधारा के, इस आंदोलन की दो पीढ़ियां बैठी हुई है। एक तौर पर यहाँ पर एक सर मौजूद है, एक तरफ पर हमारे युवा साथी मौजूद है। थोड़ी थोड़ी जो चीजें समझने की कोशिश करेंगे बसपा के मूवमेंट को लेकर, उसके काम करने के तरीकों को लेकर, कितने ज्यादा बदलाव की आवश्यकता है, कितना काम हुआ है, कितना करना बाकी है, और क्या कुछ उसके परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर, क्या नाम बताएं? धन्यवाद जी। मेरा नाम रमेश है और मैं लगभग 90 से काम कर रहा हूँ पार्टी में। कांशीराम साहब से मुलाकात जी अनेकों बार माने साहब कांशीराम जी से मिलने का मौका मिला। एक सवाल, क्या ऐसा वाकया रहा जो आप अपनी जिंदगी के आखिरी क्षण तक कांशीराम साहब के साथ में जो आपने पल बिताया, ऐसा कौन सा वाकया जो आप नहीं भूल पाएंगे? माने साहब कांशीराम जी को जब लास्ट बार, पहले मैं सिर्फ ऐसे ही जुड़ा था, गाड़ी का किराया देता था, साथियों को किराया देता था, कहीं जाना होता था। लेकिन एक बार मेरे जीवन में एक घटना ऐसी घटी थी। माने साहब कांशीराम जी ने अपने केंद्रीय कार्यालय दिल्ली वाला गुरुद्वारा रकाबगंज में कॉल किया और हम वहाँ चले गए। तो वहाँ जाने के बाद माने साहब कांशीराम जी के नॉर्मल तरीके से ही कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। तो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के कुछ बात चल रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जाए। तो माने साहब कांशीराम जी ने सरलता से बात को सुना और फिर बताया कि भाई ऐसा है कि मुझे ऐसा कोई नहीं लगता कि जो मैंने, अमन कुमार नागरा उस टाइम अध्यक्ष होते थे प्रदेश के, कि भाई जो मेरा बोझा उठा सके, अगर इससे अच्छा कोई मुझे मिला तो मैं प्रदेश अध्यक्ष को चेंज कर सकता हूँ। मतलब कि अमन कुमार नागरा उस समय में जो प्रदेश अध्यक्ष है, उस पर विश्वास जताने का काम कांशीराम साहब ने किया। बिल्कुल किया और हमारे सामने ये कहा कि भाई देखो ऐसा है। तो उस समय में उनकी क्या उम्र हो गया अमन कुमार नागरा की? अमन कुमार नागरा उस टाइम पर लगभग 58 के आसपास, 58 वर्ष के आसपास थे। अच्छा, 58 के। 58 वर्ष के थे। तो वहां से जो है, जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हो, माने साहब कांशीराम जी ने जाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी तूतड़ाक्षी हो गई थी। तो माने साहब कांशीराम जी ने उस टाइम पर हमारे सामने जो बात कही, जो लानती थी हमारे को, हरियाणा वालों को, कि भाई मैं आप लोगों को जगाता हूँ, मुझे बड़ा भरोसा था पंजाब छोड़ के मैं आपके बीच में आया कि हरियाणा के लोग जो है ना संपन्न हैं और समझदार, पढ़े लिखे हैं, मेरी बात को समझेंगे। लेकिन आपने मेरी बातों को नहीं समझा, इसलिए मैं हरियाणा को छोड़ता हूँ। मतलब दुखी थे कांशीराम साहब। वो दुखी थे हरियाणा से। और फिर ये दुख किस चीज को लेकर था? क्या कारण था उनके दुख के पीछे का? कारण ये था कि वोटिंग हो गई वहां पे, माने साहब कांशीराम जी के सामने ही हमारे साथियों ने वोटिंग कर दिया आपस में। तो साहब कांशीराम जी ने कहा कि भाई अगर मीडिया वाले यहाँ होते तो इस बात को बढ़ा चढ़ा करके लिखते कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक के सामने ही बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के चले लात गुस्से। तो उससे दुखी होकर के हमारे को लताड़ा बुरी तरीके से। संगठन में जो कहने का जो डिस्प्यूट चल रहा था, जो बात नहीं बन पा रही थी, उसको लेकर कहने के दुखी थे, नाराज थे, और वही बात वो कर रहे थे कि वो हरियाणा से नाराज क्यों। क्योंकि 2000 का चुनाव हुआ था उस टाइम पर, ताजे रिजल्ट आए थे और हम हरियाणा में अच्छी स्थिति में नहीं थे। वैसे एक एमएलए हमारा जीत गया है। तो उसको लेकर के माने साहब कांशीराम जी ने जो ये लानती डाली, तो उसी दिन से हमने प्लान बनाया था कि भाई हम जो है पहले विदाउट पद के काम कर रहे थे, आज के बाद जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे, और उसी दिन से मैं कंटिन्यू उसमें काम कर रहा हूँ। युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद है। बसपा को लेकर ये कहा जाता है कि बसपा में युवा नजर नहीं आता, बसपा में युवा दिखाई नहीं देता। कितना वाजिब लगता है ये सवाल, और इसका क्या जवाब आपको लगता है? आपके तमाम दर्शकों को मेरा सादर जय भीम, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप युवा को लेकर के मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं वो बड़ा वाजिब सवाल है।
साथ ही आपसे चाहूंगा कि आप पहले परिचय दे दीजिए तो हमारे दर्शक है वो समझ पाए। मेरा परिचय मेरा नाम सिमरन मुंडे है और हरियाणा के करनाल का रहने वाला हूं और असंध विधानसभा मेरा चुनावी क्षेत्र है और वर्तमान में अभी छात्र हूं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से एलएलबी सेकंड ईयर कर रहा हूं। लॉ के छात्र हैं। जी जी बिल्कुल लॉ का छात्र हूं और बसपा का एक आम सा कार्यकर्ता हूं। जैसे कि आपने अभी मुझसे पूछा कि बसपा युवाओं को लेकर के अपना काफ़ी मंद रुझान उनका दिखता है, लेकिन काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि बहन जी और माननीय आकाशनंद जी युवाओं को लेकर काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं। जैसे अभी हम काफ़ी ताज़ा उदाहरण देखते हैं, मैं अपने करनाल का जब उदाहरण देखता हूँ, कुछ समय पहले हमारे एक युवा साथी को जिला प्रभारी लगाया गया, सुनील बीसीआर जी को, जो मेरी साइड में अभी बैठे हुए हैं। और अभी वर्तमान में करनाल के जो इंचार्ज हैं वो सोहन अम्बेडकर जी हैं, वो भी युवा हैं और पार्टी में उन्हें प्रदेश का सचिव भी अभी माननीय बहन जी ने लगाया है। और कहीं ना कहीं यूथ की जिम्मेवारी इसलिए भी आगे हो जाती है क्योंकि यूथ ही है जो आगे वर्तमान में और भविष्य में पार्टी को चलाएगा। क्योंकि एक पीढ़ी थी जो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने तैयार की, उस पीढ़ी ने मूवमेंट को चलाया और आज तक वो उस मूवमेंट को जो चलाया उन्होंने वो वोट आज भी ज्यों की त्यों है। और उसी वोट बैंक पर आज बसपा अपना अभिमान जताती है कि बसपा का जो वोट बैंक है वो एक कैडर वोट बैंक है और स्थायी वोट बैंक है। तो अगर आज बसपा युवाओं पर काम करती है तो वो भविष्य के लिए भी मतलब एक अच्छा सिद्ध साबित होगा, ताकि अगर भविष्य में भी हमने बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को बनाए रखना है तो युवाओं को कैडराइज करके और अच्छे पदों पर स्थापित करके इस मूवमेंट को हमें आगे बढ़ाना होगा। हमारे साथी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि युवाओं को कैटराइज करना चाहिए। आप भी जब इस पार्टी में जुड़े, आपके जुड़ने के पीछे का क्या आधार था? क्या आपने भी कैडर कैंप अटेंड किया था या फिर कैसे प्रभावित हुए? नहीं, बिल्कुल हमने कैडर कैंप अटेंड किए और हमारे यहाँ डॉक्टर महावीर जी होते थे जो बामसेप के साथी थे। कितने समय का कैडर कैंप वो था जो आपने पहला कैडर कैंप अटेंड? कैडर कैंप लिया था वो लगभग 1.5 घंटे का कैडर कैंप था हमारा। उसके बाद में हिसार में हमारा एक सेमिनार हुआ था, फिर हम वहाँ गए उस सेमिनार में और वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 14 अक्टूबर को दिल्ली में हम पहुँचे, ये लगभग 90 की बात है। तो 2 दिन हम वहाँ रहे, वहाँ से ही बहुत कुछ सीखने को मिला और वहाँ से लगातार हम इस मोमेंट के साथ जुड़ते चले गए। कैडर कैंप बसपा को लेकर बात कही जा रही है कि लंबे समय से बंद दिखाई पड़ रहा है। अगर ये बंद है, इसके परिणाम आपको क्या दिखाई पड़ते हैं? देखिए, परिणाम ये है कि अगर हमने कैडर का कार्य बंद कर दिया है तो जो नए जो लोग हमारे साथ जुड़ने थे, युवा जो जुड़ने थे, वो नहीं जुड़ पाए और जो हमारे पुराने साथी थे जो माने साहब कांसीराम जी के समय के जुड़े हुए थे, वो आज शारीरिक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। उनके अंदर उतनी क्षमता नहीं है काम करने की। और मैं चाहता हूं, मेरी पर्सनल ये सोच है कि युवा साथी आगे आए और हम उनको सपोर्ट करें, उनके आगे पीछे रहें, उनको कैडर दें, उनको तैयार करें, ताकि ये कारवां फिर आगे 30 साल तक और लंबा चलता रहे। मैं चाहता हूं ऐसा, और ये कार्य हमने भली भांति करना शुरू किया था। पीछे हमारे साथ प्रदेश के अभी महासचिव हैं संजय बोध जी, जो युवा हैं, हमने अपने ही गांव से आगे किया है उनको, और वो पूरी टीम अब जैसे सोहन अम्बेडकर जी हैं और बहुत सारे युवा साथी पार्टी में आए, बड़ी खुशी की बात है। और मुझे अब ऐसा लगता है कि पार्टी में अब जान बनने वाली है, क्योंकि जी जी, कैडर कैंप को लेकर हम जो बात कर रहे हैं और प्रशिक्षण शिविर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है खासतौर पर बसपा के लिए। हम जिस तरीके से संगठनात्मक तौर पर एक देखें कि युवाओं की भागीदारी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, आकाश आनंद का आना ये तो ठीक है कि बसपा के लिए एक नए जोश और युवाओं की भूमिका के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन प्रशिक्षित युवा का होना कितना आवश्यक मानते हैं संगठन के लिए, पार्टी के लिए? जी बिल्कुल, आपका सवाल जो बड़ा वाजिब है कि कैडर का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कैडर किस तरीके से आपको काम करना है, किन सिद्धांतों पे आपको काम करना है, आपको कहाँ काम नहीं करना, वो सभी तरीके आप कैडर के माध्यम से सीखते हैं। हमारे महापुरुषों ने किस तरीके से इस मूवमेंट को बिल्कुल मतलब रक्तविहीन तरीके से इस आंदोलन को चलाया। जब हम बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र की परिभाषा बताते हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। लोकतंत्र की परिभाषा बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि जब हम समाज में परिवर्तन करते हैं,
विदाउट ब्लड शेल, बिना रक्त बहाए जब हम समाज में परिवर्तन लाते हैं तो वो लोकतंत्र है। उसी तरह से कि जब हम अपने महापुरुषों को पढ़ेंगे और जो कैडर के माध्यम से लोगों को जागरूक प्रशिक्षित करेंगे, तो तभी हमें अपने महापुरुषों के मूवमेंट को किस तरीके से चलाना है, किस रास्ते से चलाना है, वो हम बिल्कुल सही तरीके से समझ पाएंगे। तो कैडर का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कैडर के अभाव के कारण ही आज तमाम बहुजन युवाओं की भीड़ एक ऐसे अपरिपक्व व्यक्ति के पीछे चल पड़ी है जिसने काफ़ी ज़्यादा युवाओं का नुकसान किया है। बड़ी तो तादाद है युवाओं की, वो साथी कह रहे कि अपरिपक्व जो युवा है, जो कहने के ना पॉलिटिक्स को समझ पा रहे हैं, ना सोशल मूवमेंट को समझ पा रहे हैं, दिशा भूल हो चुकी है। क्या आपको भी लगता है कि वो दिशा भूल हो चुके हैं? अगर वो दिशा भूल है तो उनको सही रास्ते पर कैसे लाने का, क्या उसके पीछे का कारण है, क्या उसके पीछे जो है वो उपाय हो सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो अपरिपक्व है युवा और वो जोशीला है, भावनात्मक काम कर रहा है, तो वो किसी के लिए भी खतरनाक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में केवल कैडराइज जो साथी है, जो वैचारिक लेवल पे तैयार है, वही फिट बैठता है। और युवा आज के दिन जो आप बता रहे हैं कि भाई कहीं भटक गया है, मैं भी कल तक यही मानता था कि युवा हमारा भटक गया है। कोई यूपी से कोई एक और साथी है जो बड़ी उत्तेजना से बात करता है, हथियार निकाल लेता है, संवैधानिक बातें करता है, और युवा खास करके उस चीज़ को पसंद करता है। और कुछ समय के लिए वो उसके साथ चला गया था, लेकिन अभी जैसे ही बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है माननीय आकाशानंद जी को, उनके आने से और हरियाणा में जो ग्राउंड पे काम हो रहा है, युवाओं के बीच में जाकर के, लोगों के बीच में जाकर के जो मिलने का काम हो रहा है, उससे जो युवा उधर गया था उनकी वापसी हो रही है। और इधर से सुझाव भी जा रहे हैं माननीय आकाशानंद जी को कि जो ये युवा आ रहे हैं इनको कैडराइज किया जाए। तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। इस चुनाव के बाद में हरियाणा में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और जितने पुराने हैं उन्होंने भी इस चीज़ को मान लिया है। जो मेरे जैसे पुराने वर्कर हैं उन्होंने मान लिया कि युवा को भर्ती करना बहुत जरूरी है, उनको संदेश दे रहे हैं। लेकिन बसपा को लेकर तो ये कहा जाता है ना कि युवाओं को भागीदारी देने नहीं दिया जाता, उनको रोका जाता है, उनको मेन स्ट्रीम के जो मुख्य पद है जो संगठन में होते हैं उनमें कहीं ना कहीं उनको भागीदारी देने का काम नहीं किया जाता, कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है। देखिए, ये जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, हो सकता है ये उनकी सोच हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोई भी पदाधिकारी ये नहीं कहेगा कि यहाँ युवाओं की भागीदारी नहीं है। क्योंकि बीवीएफ जो संगठन है हमारा, वो केवल युवाओं का है, और उसमें हम युवाओं को ही भर्ती करते हैं, युवाओं से काम लेते हैं। और ये जो कहना है कि भाई यहाँ युवाओं को भागीदारी नहीं दी जा सकती, लेकिन मैं बताता हूँ कि सोहन अम्बेडकर जी युवा हैं, इनको अभी प्रदेश में सचिव नियुक्त किया गया है। संजय बोस जी युवा हैं, उनको प्रदेश में महासचिव नियुक्त किया गया है। परवीन बोस जी हैं झज्जर से, उनको प्रदेश में महासचिव लगाया गया है। और असंख्य ऐसे हमारे साथी हैं जिनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, और वो बड़े लगन से काम कर रहे हैं। परिवार में जब हम देखते हैं, माता पिता का एक कहना होता है कि राजनीति बड़ी बेकार चीज़ है, इसमें नहीं जाना चाहिए, इसमें भागीदारी हमने नहीं लेना चाहिए, अपने एजुकेशन में, शिक्षा में ही ध्यान देना चाहिए। इसके पीछे को लेकर क्या आपका सोचना है, क्या कहना चाहिए? साथ ही राजनीतिक जो है वो बड़ी ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए, बुजुर्ग के लिए, महिला के लिए, युवाओं के लिए, क्योंकि राजनीति कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या को भी तय करती है। राजनीति ही तय करती है कि हमें कैसे कपड़े डालने हैं, क्या खाना है, और हमारी शिक्षा कैसी हो, हमारा स्वास्थ्य कैसा हो। तमाम चीज़ें राजनीति से ही तय होती हैं, और राजनीति से बिल्कुल भी अछूते नहीं हैं। ये बात अक्सर कही जाती है कि राजनीति से दूर रहिए, लेकिन हम चाह कर भी राजनीति से दूर नहीं रह सकते। अगर युवाओं की बात देखें तो युवाओं की जब एक बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले उसको शिक्षित किया जाता है। उसको शिक्षित इसलिए किया जाता है ताकि वो अच्छी शिक्षा ले करके अपने जो जीवन यापन है, या नौकरी के माध्यम से, या बिजनेस के माध्यम से, या अन्य सेक्टर के माध्यम से अपना एक अच्छा जीवन यापन कर सकें। तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा जब वो हासिल करता है, उसका भी एक बड़ा हिस्सा सरकार का होता है कि उस बच्चे को क्या शिक्षा दी जाएगी, और जो शिक्षा दी जाएगी
क्या वो उसके मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए या उसके जो शैक्षणिक विकास है जिससे वो अपने आगे नौकरी प्राप्त कर सकता है या अपने जीवन को सुधार सकता है, वो कैसी हो। जैसे आजकल तमाम जब हम केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकारों को देखते हैं तो किस तरीके से इतिहास को बदला जा रहा है, राजनीति के माध्यम से ही बदला जा रहा है। तो इतिहास को बदलने में या किस भी तरीके से कोई भी गोलमेल करने में राजनीति का बड़ा अहम हिस्सा है। तो हम राजनीति से बिल्कुल भी अछूते नहीं है और कोई भी व्यक्ति गैर राजनीति नहीं हो सकता। हर व्यक्ति राजनीति है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वोट डालने का काम करता है, कहीं ना कहीं वो किसी भी नेता को पसंद करने का या नापसंद करने का काम करता है। तो राजनीति से हम बिल्कुल भी अछूते नहीं। राजनीति का हमारे जीवन में बड़ा अहम महत्व है। तो चर्चा को आखिरी पड़ाव पर लाते हैं। सर, क्या कहेंगे, हरियाणा प्रदेश में चुनावी माहौल है और जिस तरीके से बसपा इंडो गठबंधन की अपनी एक दावेदारी है, क्या लगता है कि कितना कारगर साबित हो पाएगा ये गठबंधन? देखिए, इनेलो बसपा गठबंधन होने से बड़ा उत्साह में हैं लोग और एक नई आस जगी है। हरियाणा के तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी रहे हैं वो नए जोश खरोश के साथ काम कर रहे हैं और लगता है कि हरियाणा में गठबंधन का एक बहुत बड़ा रोल होगा। या तो गठबंधन की सरकार होगी, अन्यथा इनके बगैर किसी की सरकार नहीं बनने वाली, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो उचाना रैली थी उसमें भी लोगों ने ये सिद्ध करके दिखाया और आज की जो रैली थी ये 2 डिस्ट्रिक्ट की रैली थी, तो इसने सिद्ध कर दिया है कि ये सीट जो है ये कन्फर्म है, ये बसपा के हिस्से की सीट है। हाथी यहाँ सिंबल है और अवश्य ही जीत के आएगा, क्योंकि 17 सीटों से 1700 वोटों से पिछली बार ये सीट हमारे थी और अब की बार ये कन्फर्म जीत रहे हैं। हमने तमाम चीज़ें समझी है। बसपा और बहुजन राजनीति की 2 पीढ़ियाँ जो कहीं ना कहीं आवश्यक है इसको आगे बढ़ाने के लिए, और बिना एक अनुभव और बिना मार्गदर्शन के ये संभव नहीं हो पाएगा। ये तमाम चीज़ें हमने समझने की कोशिश की। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर हरियाणा प्रदेश में जो चुनावी माहौल है इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल जॉब के साथ। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।